हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार TGSC एंड ग्रुप्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th बोर्ड एग्जाम दिन प्रतिदिन काफी निकट आते जा रही है और इस परिस्थिति में मैं आशा करता हूं कि आपका सिलेबस लगभग खत्म हो चुका होगा या होने वाला होगा। लेकिन केवल सिलेबस खत्म हो जाना ही सब कुछ नहीं होता है। आपको यदि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करना है तो आपको आवश्यक है बहुत ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस की। तो इसलिए मैंने आपके लिए 2011 से 2024 तक 10th बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आपके बीच लेकर के आया हूं, जिसमें से सबसे पहला अध्याय है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग पहले उसे देखेंगे और साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्जाम आने तक मैं मैथ, साइंस और इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक सब्जेक्ट की वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर विशेष चर्चा की जाएगी, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आ सके। तो चलें बिना देर किए हुए हम लोग अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं कि किस साल में कौन सा प्रश्न पूछा गया। ये केवल वस्तुनिष्ठ नहीं है, साथ ही साथ इससे आप लघुत्तरीय प्रश्नों को भी बनाना सीख सकते हैं। तो बिना समय जाया करें हम लोग अपने विषय वस्तु पे वापस आते हैं। तो चलें देखें। यहां पे सबसे पहला प्रश्न है कि √64/81 प्लस √16/9 क्या कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 64 का √64 का वर्गमूल जो है वो 8 होता है। 81 का वर्गमूल जो है 9 होता है, यानी कि 8/9 हो गया। और प्लस 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, इस प्रकार 4/3 हो गया। देखिए, यह एक परिमेय संख्या है और यह भी एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्याओं का योगफल जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। देखिए, अगला प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं जहां 3 + √6 और 3 - √5 का गुणनफल होगा। ठीक है, तो देखिए 3 + √6 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है और 3 - √5 जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, वो एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार हमारा जो है 2 नंबर का जो प्रश्नों का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलें सालों को भी देखते रहें ताकि आपको पता चले कि कौन से प्रश्न किस सालों में पूछा गया है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 पर रेकरिंग और 0.4 पर रेकरिंग। देखिए 0.3 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग और प्लस 0.4 पर रेकरिंग। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना होता है कि हमें दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद जो है आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि बिना दशमलव देखे आप संख्या को लिख दीजिए। तो बिना दशमलव को देखे संख्या बना 3, उसमें से जिसके सर पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। तो 0 के सर पर रेकरिंग नहीं है, 0 को घटा दिए। अब 10 पे उतना पावर देना है जितना दशमलव के बाद अंक है, तो 10 पर 1 पावर देंगे क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है। पुनः 10 पे उतनी पावर देंगे जितनी दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिसके सर पर कोई रेकरिंग नहीं है। तो दशमलव के बाद कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसके सर पर रेकरिंग नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में 0 पावर आएगा। प्लस यहां देखिए बिना दशमलव को देखे संख्या को लिखना है, 4 लिखा गया। अब उसको माइनस करना है जिसके सर पर कोई रेकरिंग नहीं है, तो 0 के सर पे कोई रेकरिंग नहीं है, माइनस कर देंगे। अब 10 पे उतने पावर देना है जितने दशमलव के बाद अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 पर 1 पावर देना है। और
अब जो है दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिसके सर पर कोई रेकरिंग नहीं है, तो हमें 10 पे पावर 0 बैठानी है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसके सर पर रेकरिंग नहीं है, एक भी अंक नहीं है रेकरिंग के साथ। ठीक है, अब देखो 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा। 10 पे पावर 1 का मतलब हुआ 10, और 10 पे पावर 0 का मतलब 1, यानी कि किसी पे भी पावर 0 होता उसका मान 1 होता है। ठीक है, प्लस 4 में से 0 गया, 4 हो गया। 10 पे पावर 1 का मतलब 10, और 10 में से 10 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, और 1 लिख दीजिए। अब बताइए 3/9 और प्लस 4/9। अब बताएं 9 का जो वर्गमूल है, सॉरी 9 का जो एलसीएम होगा वो 9 हो जाएगा। जब हर सेम रहता है तो अंश क्या होता है, जुट जाता है। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो 7/9 हो जाएगा। समझे? देखिए ऐसे प्रश्नों को आप चाहें तो बहुत शॉर्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप बिना दशमलव को देखे संख्या को लिख दीजिए। ठीक है, तो संख्या जो है वो 3 हो गया। ठीक है, जिसके सर पर एक रिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, घटा दिए 0। अब बताए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 पर उतने शून्य, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पर 1 शून्य, माइनस दशमलव के बाद यदि कोई अंक, ठीक है, बिना रेकरिंग के हैं तो उसमें 1 घटाना है। यदि दशमलव के बाद 1 अंक बिना रेकरिंग के हैं तो 10 घटाना है। दशमलव के बाद यदि 2 अंक बिना रेकरिंग के हैं तो हमें 100 घटाना है। लेकिन अंत में कोई ना कोई संख्या रेकरिंग वाला होनी चाहिए, तब जाकर के ऐसे प्रश्नों को आप बना पाएंगे। देखें 3 में से 0 जाएगा 3, और 10 में से 1 गया तो 9, 3/9। ठीक है, समझ गए? तो चलिए आगे ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए हमारा जो न्यू क्वेश्चन है वो है 156, 2 पे पावर x, 3 पे पावर y, 13 पे पावर z, और कह रहा है कि x + y + z का मान बताएं। देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएंगे, 13 × 39। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे, सॉरी 13 से लगाएंगे, एक बार में कट जाएगा। अब आप बताओ कि यहाँ पे जो 156 का गुणनखंड आया उस पे 2 कितनी बार है, तो 2 बार है। 3 कितनी बार है, तो 1 बार है। 13 कितनी बार है, तो 1 बार है। इस अनुसार से x का मान जो है वो 2 हो गया, y का मान जो है वो 1 हो गया, और z का मान जो है वो 1 हो गया। तो आप बताएं कि x + y + z का मान कितना होगा। तो देखिए x का मान जो है वो कितना था, 2, y का मान 1 और z का मान 1। इस अनुसार से टोटल x + y + z का मान कितना हो गया, 4। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है √10 × √15। अब बताइए रूट जो है दोनों जगह समान रूप से, यानी कि स्क्वायर रूट है दोनों जगह, और जब पावर सेम होता है तो बेस गुना हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं √10 × 15। अब देखिए 10 में क्या है, तो 2 × 5, 15 में क्या है, तो 3 × 5। अब बताओ रूट के अंदर कोई भी संख्या 2 बार होती है तो वो बाहर निकल जाता है, तो 5 बाहर निकल गया, और अंदर में क्या रह गया, 2 3 6, यानी कि 5 √6। अब चूंकि इसमें रूट में संख्याएं हैं और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में अपरिमेय संख्या जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि p/2 पे पावर n गुने m 5 पे पावर m के रूप में 0.105 को लिखें। ठीक है, अब देखिए 0.105 को सबसे पहले भिन्न में बदलें, तो क्या लिखेंगे, 105। अब बताएं दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 3 अंक। अब 3 अंक है तो कितने शून्य बैठेंगे, 3 शून्य, 1 पर बैठेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे,
अब काट दिए तो हो गया 21 पचे 75 से और 200 पचे 1000। अब देखिए, ठीक है, 21 तो सभी के ऊपर है, लेकिन 200 किसके नीचे है ये भी तो देखना है। ठीक है, तो देखिए 200 का 21 बटा 200। अब 200 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें, 200 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड कर दें 200 का, ठीक है, तो 2 से लगाएंगे 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो 2 है वो कितनी बार है, तो 2 जो है, ठीक है, वो कितनी बार है, तो 3 बार है, और 5 कितनी बार है, तो 2 बार है। यानी कि, ठीक है, ऊपर में होगा 21 और नीचे में जो है 2 पे पावर 3 और गुणे 5 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, हमारा जो है वो सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का मासा 125 है और लसा 50 हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा, यानी कि a गुने b का मान पूछा है। अब बताइए एलसीएम कितना है, तो 50 है, और एचसीएफ कितना है, 25 है। तब 25 गुने 50 करेंगे, तब 25 पच्चे 25 से और एक शून्य बैठ जाएगा, यानी कि 1250 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1250 ए नंबर जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान 61 है और q का मान 27 है और r का मान 32 है, तो a का मान क्या होगा। चले ठीक है, रख देते हैं a बराबर बी क्यू और प्लस कितना r। अब b और q के बीच में कैसा चिन्ह होता है, तो गुना का चिन्ह होता है। b का मान कितना है, तो 61 है, और q का मान कितना है, तो 27 है। ठीक है, और r का मान कितना है, तो 32 है। अब देखिए 61 गुने 27 करेंगे, 61 गुने 27 करेंगे, फटाफट करेंगे 61 और गुने 27, 7 एकम 7, 2 एकम 2 और 6 सत्ती 42, 42 और 2 कितना हुआ, 44। ठीक है, 44 के 4, हाथ में बचा कितना 4। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 4 16। ठीक है, तो कितना हो गया जी 1647 और प्लस कितना 32। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 4 3 7। ठीक है, 6 और 1 यानी कि 1679 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखिए। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, कह रहा है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है प्लस में लेना है, 1 से अनंत तक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक को व्यक्त करता है। अब देखिए यहां पे सम संख्याओं के गुणनफल के साथ, ठीक है, सम संख्याओं के गुणनफल के साथ सम संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सम संख्याएं प्राप्त होगा। सम संख्याओं के गुणनफल के साथ सम संख्या को ही जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में सम संख्याएं प्राप्त होगा। फिर सम संख्याओं के गुणनफल के साथ सम संख्या को ही जोड़ा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सम संख्या प्राप्त होगा। लेकिन यहां देखिए सम संख्याओं के गुणनफल के साथ विषम संख्या को जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, विषम संख्या होगा। चाहे तो आप Q के जगह पर कोई ना कोई संख्या को लेकर के आप देख सकते हैं। तो मान के चले कि यदि हम Q का मान 1 लिए, क्योंकि Q का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 5 7 10 कुछ भी ले सकते हैं। तो चले 6 गुने 1 और प्लस 1। ठीक है, अगला जो है, अगला है कि 6 गुने 1 और प्लस 2। उसके आगे है 6 गुने 1 और प्लस 4। उसके आगे का प्रश्न है 6 गुने 1 और प्लस 4।
यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब देखिए इसका जो मान आया 6 एकम 6 और 6 12, इसका मान आया 6 एकम 6 और 4 10, इसका आया 6 एकम 6 और 2 8, इसका आया 6 एकम 6 और 1 7। तो बताइए विषम संख्या को कौन प्रदर्शित कर रहा है? तो आप पाएंगे कि विषम संख्या को जो है हम ए प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर एक साल लगभग पूछ ही देता है। चले, आप लोग 2024 के फर्स्ट सिटिंग का भी प्रश्न को देख रहे हैं, 2022 के सेकंड सिटिंग में भी प्रश्न को पूछा गया था। आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है। देखिए, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा जो होता है, दो लगातार विषम संख्याओं का जो मासा होता है वो कितना होता है? 1 होता है। लेकिन दो लगातार सम संख्याओं का मासा की यदि बात की जाए तो 2 होता है। ठीक है, तो यहां जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न है कि 2 पॉइंट, ठीक है, 1 3 1 1 3 1 1 1 3, ठीक है, 1 1 1 1 3 है। देखिए यहां पे संख्या रिपीट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक सही क्रम में रिपीट नहीं कर रहा है और अनंत रूप से वो आगे बढ़ते जा रहा है। कभी 1 1 था, कभी 2 1 आया, कभी 3 1 आया, कभी 4 1 आया, अगली बार 5 1 आएगा, उसके अगली बार 6 1 आएगा। ठीक है, तो इस परिस्थिति में यदि इस प्रकार से क्रम से नहीं बढ़े, रिपीट करे, तो ऐसे परिस्थिति में जो संख्याएं होती है वो अशांत अनावृत्ति होते हैं और अशांत अनावृत्ति जो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, आगे का प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसी संख्याएं होती है? देखिए एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या जो है हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, और एक अपरिमेय संख्या, अब एक अपरिमेय संख्या जो है, ठीक है, आप √2 भी ले सकते हैं या फिर √3 और +1 भी ले सकते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? तो दोनों का गुणनफल। अब बताइए यदि हम इसका गुणनफल करते हैं 0 और √2 का, तो ऐसे परिस्थिति में जो हमारा आंसर आता है वो 0 आ जाता है, जो कि एक कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं कि ये दोनों के बीच गुणा करते हैं, 1 और √3 + 1 के बीच यदि गुणा करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में √3 + 1 आता है, जो कि एक कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अब बताइए यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यदि आप 0 को नहीं लेते हैं तो ये सही हो जाएगा, यदि आप 0 को लेते हैं तो ये सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो विवादित ऑप्शन है। ठीक है, 0 भी एक परिमेय संख्या, उसके साथ यदि किसी अपरिमेय संख्या को गुणा करिएगा तो 0 आएगा और 0 एक परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है मेरे ख्याल से विवादित है। चले अगले प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि 0.57 पर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो उसको आप सीधा बिना दशमलव को देखे संख्या को लिख दीजिए, तो 57। अब उन अंकों को क्या करिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है, उन संख्याओं को माइनस करिए जिसके सर पर रेकरिंग नहीं है। तो देखिए 0 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 हो जाएगा माइनस। अब 10 पे उतने पावर देना है जितना दशमलव के बाद अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसलिए 10 पे पावर 2 आएगा। अब क्या करेंगे? उसको हम माइनस करेंगे कि दशमलव के बाद बिना रेकरिंग के कितने अंक हैं। तो आप देखेंगे कि दशमलव के बाद बिना रेकरिंग के कोई अंक नहीं है, तो ऐसा स्थिति में 10 पे पावर क्या बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, तो 57 और 10 पे पावर 2 का मतलब हुआ 100 और 10 पे पावर 0 का मतलब 1, यानी कि कितना हो गया? 57 और बटा कितना? 99। अब देखिए 57 बटा 99 को काटिएगा तो 19 तिया, ठीक है, 19 तिया 57, ठीक है, और 99 को भी काटिएगा तो 33 तिया 99, यानी कि 19 बटा 33 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आप चाहें तो अभी हमने बताया कि आप क्या करो, संख्या को लिखो, जिसके सर पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो।
दशमलव के बाद जितने अंक है एक पर उतने शून्य बैठा दो, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक पर 2 शून्य। अब बताएं दशमलव के बाद यदि कोई अंक बिना रेकरिंग के नहीं है, ठीक है, बिना रेकरिंग वाला, ठीक है, कोई भी अंक रेकरिंग के पहले में नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में 1 घटाना है। यदि बिना रेकरिंग वाला एक अंक है तो फिर 10 घटाना है। बिना रेकरिंग वाला 2 अंक है तो फिर 100 घटाना है। लेकिन ध्यान रहे कि वो ये क्रिया उन्हीं प्रश्नों के साथ होगा जिसके दशमलव के बाद कहीं ना कहीं रेकरिंग हो, वैसे में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि 140 का भाज्य गुणनखंड यदि किया जाए तो 140 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 35 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। अब बताएं कि इस परिस्थिति में हमारा 2 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है। इस अनुसार से x का मान 2 हो गया, y का मान 1 हो गया, z का मान 1 हो गया। तो बताएं 2 + 1 यानी कि कितना हो गया, सॉरी यहां पे देखिए माइनस का चिन्ह है, ठीक है, इस पे विशेष ध्यान देना है प्रश्नों पर। ऐसा नहीं कि आप माइनस नहीं देखें और प्लस देख करके, ठीक है, आप गलती कर दें। तो देखिए यहां पे जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, x + y - z। कई बच्चे ऐसे परिस्थिति में गलत कर देते हैं, x का मान 2 है, y का मान 1 है और z का मान 1 है। यहाँ पे 1 में से 1 जो है कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 बचा। अब यदि आप इसको जोड़ देते तो आपका ऑप्शन जो है वो 4 हो जाता। ठीक है, तो हमारा जो सही